सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। द लाइट गिवन ऑफ बाय फॉस्फोरस ड्यूरिंग एक्सपोजर टू द इलेक्ट्रॉन बीम इज ऑल्सो नोन एज। तो मतलब जब क्या बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन बीम्स का एक्सपोजर होता है तो जो फॉस्फोरस के द्वारा लाइट गिवन होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लोरेंस। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं क्योंकि ये सीआरटी यानी कैथोड रेज ट्यूब का पार्ट होता है। ठीक है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ ल्यूमिनेंस। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फ्लोरेंस की तो इट इज इमिशंस ऑफ लाइट बाय सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के द्वारा अगर कोई लाइट इमिट होती है तो वी कैन से दैट, है ना, इट हैज absorbed और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, तो हम ये कह सकते हैं। और आगे हम देखते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि सीआरटी मॉनिटर में हम इसका यूज करते हैं, तो इस टाइम हमसे इस बारे में क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट टाइम आपसे सीआरटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि हमसे सिर्फ ग्राफिकल डिजाइन में यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 27। तो 27 क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहाँ पे एक ट्री और आपको इसका इन ऑर्डर बताना है। तो मैंने आपको सिंपली बहुत अच्छे से समझा रखा है कि हमको इन ऑर्डर निकालने के लिए इन सबके मिड में आपको एक क्या बोल सकते हैं हम उसको टिक करना है। सिंपली आपने इसको स्ट्रेस कर मतलब आपने निशान कर दिया। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले हम यहाँ से ट्रेवल करेंगे तो इधर से आप ट्रेवल करते हुए आओगे, आपको सबसे पहले मिल रहा है बी। क्लियर है ना, आपने बी फाइंड किया, फिर आपको मिला ए। ठीक है, ए मिला, इसके बाद आप ट्रेवल करते हुए आओगे, आपको मिलेगा डी। ठीक है, तो हमको नेक्स्ट मिला डी के बाद हमको मिलेगा सी। ठीक है, नेक्स्ट मिला सी के बाद आपको मिलेगा ई। ठीक है, और ई के बाद आपको मिलेगा जी। ठीक है, जी के बाद हमको मिलेगा एफ। ठीक है, एफ और एफ के बाद हमको मिलेगा एच। तो दिस इज अबाउट दिस कि आपको इन ऑर्डर पूछे तो आप इस टाइप से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है, तो यहाँ पर हम, और अगर अब मैं आपको बात करती हूँ कि चलो इस बार इसने इन ऑर्डर पूछा, अगर आपको प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर पूछते तो आप क्या करते, प्री ऑर्डर के लिए हम इसको इस साइड ट्रेस करते और अगर पोस्ट ऑर्डर के लिए पूछते तो आपको राइट साइड में ट्रेस करना होता। क्लियर है, तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, विच इज क्वेश्चन नंबर हमारा है 28। तो 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच आर ऑफन नीडेड टू इवेल्यूट द केशव परफॉर्मेंस। तो हम किसका यूज करते हैं केशव परफॉर्मेंस को इवेल्यूट करने में, तो आप जानते हैं हम हिट रेशो का यूज करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में इसको समझ लेते हैं अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो। हिट रेशो क्या करता है, इवेल्यूट करता है परफॉर्मेंस ऑफ केशव को। ठीक है, आप जानते हैं इसको हम परसेंटेज में मेजर करते हैं, है ना, और अगर आप हिट रेशो नहीं होता है तो आप डेफिनेटली उसको क्या बोलते हो, मिस रेशो, है ना, तो हम इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ओनली इंक्रीमेंट ऑपरेशंस एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट एट आइदर एंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हो कि हम किसमें इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एडिंग और रिमूविंग एलिमेंट और आइदर एंड, मतलब दोनों ही एंड से आप उसमें परफॉर्म कर सकते हो। तो आप जानते हो कि ये काम हम किसमें कर सकते हैं, डी क्यू में, है ना, जहां पर हम हमारा फ्रंट और रेयर दोनों ही एंड में दोनों ही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच इज क्वेश्चन नंबर 30। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज। तो पंपिंग लेमा किस लिए यूज होती है, आप जानते हैं कि हमारी अगर लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, है ना, पंपिंग लेमा हमें ये बताती है। ठीक है, तो इट अप्लाइज, पर यहाँ पर अप्लाइज ऑल रेगुलर लैंग्वेज, ये हर एक रेगुलर लैंग्वेज पे अप्लाई हो सकती है ना। इट इज अप्लाइज ओनली इनफाइनाइट लैंग्वेज, नो। ठीक है, इट इज अप्लाई टू कॉन्टेक्स्ट फ्री, नहीं, क्योंकि रेगुलर पे हो रही है, और अप्लाइज ऑन रिकर्सिवली। तो नॉर्मली आप पंपिंग लेमा की जब भी बात करोगे ना तो आपको रेगुलर लैंग्वेज से कनेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। द पंपिंग लेमा इज द प्रॉपर्टी अप्लाई टू ऑल रेगुलर लैंग्वेज और इट इज प्रूव दैट लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। ठीक है, अगर पंपिंग लेमा ट्रू हो जाती है तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमारी लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है कि आपको यहाँ पर बताना इनमें से कौन सा जो है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ठीक है, तो आपको बताना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं ए। तो 0 बिलोंग्स टू नल, है ना, तो नहीं, हमको नहीं पता क्योंकि 0 अपने आप में एक डिजिट है और नल मतलब क्या होता है कि एग्जिस्ट तो करती है बट कुछ भी नहीं। ठीक है, अब नल बिलोंग्स टू 0, है ना, ये जो है ना ये बिलोंग्स का साइन है, आप इसको ई ना समझे, इट इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक नॉर्मली। ठीक,
तो बी एप्सिलॉन बिलोंग्स टू जीरो, नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि एप्सिलॉन जो है वो जीरो ही है, ठीक है, तो हम ये भी नहीं कह सकते, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सी एप्सिलॉन बिलोंग्स टू एप्सिलॉन के सेट में, डेफिनेटली, क्योंकि इट इज अ सबसेट ऑफ एप्सिलॉन, तो ये दोनों तो बिलोंग्स करेंगे। एप्सिलॉन्स बिलोंग्स टू एप्सिलॉन सबसेट नहीं, है ना, आप यहाँ पर एलिमेंट लिख सकते हो, पर कोई सेट के अंदर बिलोंग कैसे करेगा, और वो भी सेम टू सेम, है ना, तो ये तो इक्वल होना चाहिए, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। और ई क्या कह रहा है कि एप्सिलॉन का सबसेट है वो इसमें बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि बिलोंग तो कर रहा है ना, तो दिस इज ट्रू, क्योंकि आपको यहाँ पर दो सेट दे रखे टोटली, ठीक है, इसलिए हम उसको एक बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन जब आपने ऊपर वाले में बात करी थी तो यहाँ पर हमको सिर्फ सेम टू सेम दे रखा था जो कि इक्वल है ना, इसीलिए हमारा सीओरी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। तो हमको बताना है यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पर अगर आप आंसर देखेंगे तो चारों स्टेटमेंट हमें करेक्ट मिलेंगे, तो हम इन चारों स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं। A problem which is NP complete will have a property that it can be solved in a polynomial time if all other NP complete problem can also be solved by polynomial time। यानी कि NP complete अगर हम जब भी इसकी बात करते हैं तो इसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको polynomial time में सॉल्व करेंगे if, कब, जब अदर एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड पॉलिनोमियल टाइम। यानी बात एक ही है, लेकिन वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब आप एक एनपी कंप्लीट की बात कर रहे हो, एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमारे पास दो प्रॉब्लम है और दोनों ही एनपी कंप्लीट है, तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि दोनों ही पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक आपको फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ऑल एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम आर एनपी हार्ड। यस, सारे ही जो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स है ना, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स वो क्या है, एनपी हार्ड है। तो एनपी हार्ड मतलब यहाँ पर एनपी, ठीक है, तो ये क्या है इसका मतलब, आप इस टाइप से इसका डायग्राम याद रख सकते हैं, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि सारी जो एनपी कंप्लीट है ना वो एनपी हार्ड प्रॉब्लम से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इफ एन एनपी हार्ड प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इन अ पॉलिनोमियल टाइम देन ऑल एनपी कंप्लीट कैन बी सॉल्व्ड इन अ पॉलिनोमियल टाइम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एनपी हार्ड है ना, और यहाँ पर है आपके पास एनपी कंप्लीट। तो आप कंडीशन समझ रहे हैं कि जितनी भी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है वो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होगी, तो उसके बेस पे ये बता रहे हैं कि एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, लेकिन पॉलिनोमियल टाइम में। तो जैसा कि हमने अभी ऊपर वाले स्टेटमेंट में देखा कि एनपी कंप्लीट जो है वो सबसेट है ना, और एनपी हार्ड जो है वो इसके ऊपर का पार्ट है, एनपी हार्ड। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये हम बाहर से मतलब हम बाहर से अंदर सर्कल के अंदर की ओर जा सकते हैं, लेकिन अंदर से बाहर की ओर अभी बात नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए कह सकते हैं कि एनपी हार्ड प्रॉब्लम को हम पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, बट एनपी कंप्लीट मतलब एनपी कंप्लीट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसका वाइस वर्सा नहीं कह सकते। क्लियर है। और आप देख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट में एनपी कंप्लीट और एनपी कंप्लीट था, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। ऑल एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स आर नॉट एनपी कंप्लीट। तो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि हमने अगर अभी देखा कि एनपी जो कंप्लीट है, एनपी कंप्लीट है वो एनपी हार्ड है ना, एनपी हार्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जितने भी एनपी हार्ड हैं आर नॉट एनपी कंप्लीट, तो हम ऐसा नहीं कह सकते। ठीक, सो ये गलत मतलब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि देखो मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता दी कि अल्फाबेटिकली आप सी पहले लिखते हो, एच बाद में लिखते हो, तो इसी टाइप से हमको सी पहले लिखना है और एच बाद में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पर हमको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लासिक प्लानिंग डेफिनेशन। तो यहाँ पर अगर आप बात करो तो क्लासिक प्लानिंग डेफिनेशन की जो है डेफिनेशन मतलब कंपोनेंट नहीं है। तो देखो इनिशिएट मतलब क्या होता है, इनिशियल स्टार्ट लेवल है ना, एक्शन परफॉर्म करेंगे और फिर आप गोल तक पहुंचोगे, लेकिन डोमेन इज नॉट पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, सो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 34 क्वेश्चन। इन कंकरेंसी कंट्रोल फैंटम प्रॉब्लम में अकर व्हेन। तो कंकरेंसी कंट्रोल में एक फैंटम प्रॉब्लम होती है, तो वो कब अकर होती है। तो देखो जब रिकॉर्ड्स आर इंसर्टेड, जब हम उसके अंदर कोई रिकॉर्ड है और इंसर्ट करेंगे, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स में आप उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट मतलब इंसर्ट करोगे, तो अगर वो रीड नहीं कर पाएगा या वो एग्जीक्यूट कर गया पहले ही, तो वहां पर हमारी फैंटम प्रॉब्लम
वो क्रिएट हो सकती है। क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम चाहें तो देख सकते हैं। तो देखो, कंकरेंसी कंट्रोल फैंटम प्रॉब्लम्स अकर व्हेन अ रिकॉर्ड आर इंसर्टेड इन अ डेटाबेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन। जब आप कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हो और आप तब उसमें इंसर्ट कर रहे हो तो दैट कुड बी क्रिएट फैंटम प्रॉब्लम। क्लियर है? Phantom problem arise in a situation when a transaction read a set of records that satisfy the certain condition। मैंने आपको बताया कि जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसको रीड कर रहे हैं, है ना, एक सर्टेन कंडीशन पे, और आप अनोदर ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हो कोई न्यू रिकॉर्ड्स इंसर्ट करके, और वो भी सेम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही, तो वहां ट्रांजेक्शन हमारी फैंटम प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन अक्कर होंगी। हमेशा प्रॉब्लम्स दो ट्रांजेक्शन को ही परफॉर्म करने में होती है। तो ये यहाँ पर ये एक मतलब ये एक डेटा रीड कर रही है जो भी सम कंडीशंस वगैरह, और सेम जो है यहाँ पर भी हम ये इसी डेटा को रीड कर रही है। ठीक है? और आपने कहीं से भी नया डेटा रिकॉर्ड इसमें ऐड कर दिया तो दैट कुड बी क्रिएट अ फैंटम प्रॉब्लम। क्लियर? तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द कॉलम से। तो यहाँ पर आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 गिवन है और आपको बताना है कि कौन सा क्या है। ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन। ठीक है? तो कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन क्या होता है? तो यहाँ पर प्रेसिडेंस है ना, जब भी कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको प्रेसिडेंस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है? कॉमन सब्सिक्वेंसेस, तो कॉमन सब्सिक्वेंसेस को मैंने आपको बताया था, आप इसमें डायरेक्ट साइक्लिक ग्राफ में यूज करते हो डैग का। क्वाड्रपल्स हम 3 कोड जनरेशन के लिए, 3 एड्रेस कोड के लिए यूज करते हैं। ठीक है? और एल एट्रीब्यूट डेफिनेशन जो कि हम सिंटेक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन है, यानी कि कंपाइलर डिजाइन फेजेस ऑफ कंपाइलर में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है? सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे हमें गिवन है एक फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको इंट वैल्यू दी हुई एक्स और वाई, और आपको कंडीशंस गिवन है एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। जब वो इक्वल होगी तो वाई प्लस एक्स ट्रू होगा और वाई माइनस एक्स होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, आपको इसका सॉल्यूशन दे रखा है, लेट्स ब्रेक डाउन इट। तो आपको सबसे फर्स्ट में क्या दे रखा है कि आपको इंट की वैल्यू दे रखी है एक्स की 10 और इंट वाई की वैल्यू दे रखी है 15। हमको एक कंडीशन गिवन है, लुक एट दिस। ठीक है? और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपके पास जब इसकी वैल्यू आएगी तो एक्स की वैल्यू क्या है 15। ठीक है? मतलब एक्स, अभी एक्स की वैल्यू वैसे तो 10 है, लेकिन हमको एक कंडीशन गिवन थी कि एक्स और वाई की वैल्यू अगर सेम होती है, तो एक्स और वाई की वैल्यू अगर सेम होगी तो हम एक्स और वाई को प्लस कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू अगर सेम होगी तो आप एक्स और वाई की वैल्यू को प्लस कर दोगे, तो एक्स की वैल्यू क्या है 15 और वाई भी 15 है। क्यों? क्योंकि हमने एक्स को एक्स के इक्वल बता दिया। यहाँ पे देखो ना, आप एक्स लिखा है, फिर आप बोल रहे हो कि एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स कितना है? एक्स कितना है? वाई के बराबर है। तो एक्स और वाई कितना हो गया 15, दोनों ही 15 हो गए, है ना। और वाई तो आपको ऑलरेडी 15 गिवन था। तो जब इसको आप ऐड करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर आपको एक्स और वाई की वैल्यू ऐड करनी है, और जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, आंसर 30। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस स्टेप्स यूज्ड बाय नॉलेज बेस्ड डिजाइनिंग। यानी कि आप इसमें नॉलेज बेस्ड डिजाइनिंग में करेक्ट सीक्वेंस अगर आपको बनाना है तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चूज द टास्क डोमेन और वर्ल्ड टू रिप्रेजेंट। आप एक टास्क डोमेन या उस वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ भी चूज करोगे। क्लियर है? तो ये स्टेप हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगी हमारे पास कि सिलेक्ट एटम्स टू रिप्रेजेंट द प्रोपोजिशंस ऑफ इंटरेस्ट। आप उन एटम्स का यूज करोगे, सिलेक्ट करोगे प्रोपोजिशंस को यूज करने में। क्लियर है? तो दिस इज सेकेंड स्टेटमेंट। नाउ थर्ड क्या आ जाएगा, टेल्स द सिस्टम प्रोपोजिशन। आपने क्योंकि प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट करवा दिया है तो अब आप बोलोगे सिस्टम रिप्रेजेंटेशन, सिस्टम प्रोपोजिशन को कि दैट आर ट्रू इन इंटेंडेड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द डोमेन। ठीक है? या फिर आप बोल सकते हो एक्सोमेटाइजिंग द डोमेन। तो इस टाइप से आप कह सकते हो कि ये एक मतलब आप उसको बोलोगे तो ये हमारी ये वाली जो सिचुएशन है ये हमारी इसके बाद आएगी। तो दिस इज कॉल्ड थर्ड स्टेप। और लास्ट में आस्क द क्वेश्चन अबाउट द इंटेंडेड इंटरप्रिटेशन। तो आप बाद में आखिरी में क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्लियर है? तो सबसे पहले हम टास्क चूज करेंगे, फिर आप क्या करोगे,
प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एटम्स को चूज करोगे, फिर उन्हीं प्रोपोजिशंस को सिलेक्ट करोगे ताकि आप उस इंटेंडेंट तक पहुंच सको, फिर आप अपना क्वेश्चन पूछोगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 38। तो आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 गिवन है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ। देखो, जब भी आप सर्विस लेवल एग्रीमेंट की बात करते हो तो ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिफाई करता है परफॉर्मेंस को और सर्विस की अवेलेबिलिटी को। ठीक है, तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट की हम जब भी बात करते हैं तो ये हमारे परफॉर्मेंस को और सर्विस अवेलेबिलिटी को बताता है। क्लियर है? वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? तो वर्चुअलाइजेशन अलाउ करता है मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को परफॉर्म करने में एक सिंगल फिजिकल, है ना, आप एक सिंगल फिजिकल सर्वर को यूज करके बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो इसे हम वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। आईओटी क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप जानते हैं, टेक्नोलॉजी जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं बिटवीन फिजिकल डिवाइसेस ओवर इंटरनेट। यानी कि लाइक हम वॉचेस है ना हमारी, लाइक आजकल की हम बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं, सीरी वगैरह, तो दिस इज कॉल्ड आईओटी डिवाइसेस, है ना। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या होता है? तो ए डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड ओवर द इंटरनेट टू क्रिएट एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन। पास मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो होता है वो एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को डेवलप करता है, जो क्या प्रोवाइड करता है हमें एक डिप्लॉय एप्लीकेशंस। आप कैसे अपने एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हो, दैट कुड बी प्रोवाइड बाय पास। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 40। तो रिगार्डिंग द कोड ऑप्टिमाइजेशन चूज द करेक्ट सीक्वेंस। आपको कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको दिया गया चूज करना है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? रिडंडेंट इंस्ट्रक्शंस एलिमिनेशन। तो जितनी भी जरूरत है उतनी इंफॉर्मेशन रखो, अदरवाइज बाकी सबको एलिमिनेट कर दो। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन। आप उसके ऑप्टिमाइजेशन को कंट्रोल करोगे। ठीक है, थर्ड आपके पास हो जाएगी एल्जेब्रिक स्पेसिफिकेशन। आप उसके एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन करोगे उसको, बिल्कुल, है ना, मतलब जो भी अगर उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे तो वी कुड बी डू दैट। ठीक है, यूज ऑफ मशीन्स आइटम्स हम करेंगे, आप मशीन्स आइटम्स का यूज कर सकते हैं। और लास्टली आपको क्या मिलेगा? टारगेट कोड। तो आपको अगर लास्ट वाला पता है और फर्स्ट वाला पता है तो आप इससे भी अपना आंसर बना सकते हो। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंटरप्ट ए रनिंग प्रोसेस। इनमें से कौन सा है जो इंटरप्ट नहीं करता है रनिंग प्रोसेस को? तो शेड्यूलर, है ना, शेड्यूलर नहीं करता है। देखो, डिवाइस कर सकता है, टाइमर कर सकता है, लेकिन और पावर फेल्यूर भी कर सकता है, लेकिन शेड्यूलर जो है वो इंटरप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो देखो शेड्यूलर जो होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो मैनेज करता है प्रोसेस शेड्यूलिंग को। जो हम प्रोसेस शेड्यूलिंग पढ़ते हैं उसको मैनेज करने का काम शेड्यूलर करता है। क्लियर है? तो ये एक स्पेसिफिक टाइम के द्वारा रन किया जाता है, इसीलिए कभी भी इंटरप्ट नहीं करता है। ठीक है, हम इसके अंदर एक सीक्वेंस बनाते हैं, आप इसमें सीक्वेंस दोगे तो वो उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इंटरप्ट करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें आपको बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट द मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। तो जब भी आप बात करते हो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन की, ठीक है, तो मैं आपको सिंपली इसका मतलब बस बताऊं ना, तो कभी भी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस में वन मतलब सेवन से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू नहीं आती है। ठीक है, 7 से कम ही आती है हमेशा। तो जब आप इसको देखोगे ऑपकोड की वैल्यू इसकी 7 है, मतलब 111 है, तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है 10 यानी कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो जब भी आप इसको रिप्रेजेंट करने के लिए करोगे तो 7 से हमेशा लेस देन आएगी, तो दिस इज कॉल्ड, है ना, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 42 क्वेश्चन है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड कैन बी यूज टू मॉडिफाई द एसक्यूएल टेबल। तो इनमें से कौन सी कमांड है जिससे हम मॉडिफाई कर सकते हैं? तो वी नो दैट इंसर्ट करोगे आप कोई भी डेटा तो वो मॉडिफाई हो जाएगा। डिलीट करोगे, अगर आप उसमें से कुछ निकाल दोगे, है ना, तो वो तब भी मॉडिफाई कहलाएगा, और अपडेट करोगे तब भी मॉडिफाई कहलाएगा। लेकिन अगर आप इसी सेम डेटा से आप कुछ सिलेक्ट कर रहे हो तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मॉडिफिकेशन, है ना। वी विल ओनली रीड द डेटा, नॉट राइट, है ना। तो यहाँ पर हम मॉडिफिकेशन के लिए 3 कमांड्स यूज करते हैं, विच इज इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 नंबर का, विच इज कंसिडर अ नॉइसलेस चैनल विथ बैंडविड्थ 5000 हर्ट्ज ट्रांसमिटिंग अ सिग्नल विथ टू सिग्नल लेवल, द मैक्सिमम बिट रेट इज। तो आपको बताना है, तो आप क्लियरली देखो, जब अगर आप, मैं आपको सिंपली अगर इसको बताऊं, तो जब आप आपको टू सिग्नल रेट दे रखी है, टू इंटू क्या करोगे आप 5000 का मल्टीप्लाई, क्लियर है। तो जैसे आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10,000। तो इसी टाइप से आप 10,000 बिट्स निकाल सकते हो, है ना। तो आप जब भी मैक्सिमम बिट रेट निकालने का फॉर्मूला ही क्या होता है, बैंडविड्थ इनटू सिग्नल लेवल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। आपको फॉल्स बताना है, तो सबसे पहले फॉल्स ही देख लेते हैं कि 3NF इज स्ट्रॉन्गर देन BCNF। तो आप जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं 3NF की, तो 3NF है ना स्ट्रॉन्गर कैसे होगा, 3NF के बाहर होता है BCNF, ठीक है। तो BCNF ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि BCNF में चाहिए हमको ज्यादा 3NF, और BCNF मोर रेस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं सारे वो स्टेटमेंट जो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये इनकरेक्ट हो गया, हम इसको हटा देते हैं। अब करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ऑल कीज रिलेशन इज ऑलवेज इन BCNF सिंस इट हैज नो फंक्शनल डिपेंडेंसी। सारी ही की रिलेशन अगर BCNF में होंगी, कब, जब वहां पर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होंगी, क्लियर है। हाँ बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि वहां पे एक सुपर की का कॉन्सेप्ट होगा। रिलेशन दैट हैज नॉट in 4NF due to non-trivial multi-valued attribute must decompose to convert into set of relations in 4NF। जब आपको उसको 4NF में कन्वर्ट करना है या आपको 4NF का पता लगाना है, तो उसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को हमको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, डिकम्पोज करना पड़ेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, द डिकम्पोजिशन रिमूव द रिडंडेंसी बाय मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो आप डिकम्पोजिशन को रिमूव कर सकते हो किसके थ्रू, मल्टी वैल्यूड के थ्रू। आप जानते हो कि हमने जब डिकम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट ही सिर्फ इसलिए आया था ताकि हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर सके, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 नंबर का। तो यहाँ पर आपको बताया कि कंसीडर द पाइपलाइन यूनिट फॉर फिक्स्ड पॉइंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ 8 बिट इंटीजर्स। अरेंज करना है हमको स्टेजेस इन करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। तो कर लेते हैं अरेंज हम इसको। तो स्टेज ए, स्टेज बी, स्टेज सी और स्टेज डी हमको गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरेट द 8 पार्शियल प्रोडक्ट। आप जानते हैं क्योंकि हमारे पास 8 बिट इंटीजर्स है। नेक्स्ट देखते हैं, इज मेड अप ऑफ द टू लेवल्स ऑफ 4CSAS। तो आपको 8 बिट दे रखा है, मान लो 8 है, ठीक है। तो आप इसको 4 में कन्वर्ट करोगे तो कितने लेवल बन जाएंगे, 2 लेवल। आप क्लियर है। इसके बाद आप क्या करोगे, आपके पास 2CSAS आ गया, तो इसको आप मर्ज करोगे 4 नंबर्स फॉर प्रीवियस स्टेज, है ना। तो आप इसको क्या करोगे, मर्ज करोगे। लाइक आपके पास इसने बोला है कि 4 फ्रॉम प्रीवियस से, है ना, प्रीवियस स्टेज से आप मर्ज करोगे, और आपकी लास्ट स्टेप हो जाएगी इज अ CPA विच एड अप ऑफ 2 नंबर। तो हम यहाँ पे CPA को ऐड कर देंगे दिस नंबर। तो आपके पास पहले 8 बिट थे, है ना, 8 बिट को आपने 2 पार्ट्स में, 2 लेवल्स में डिवाइड कर दिया। 2 लेवल्स को आप मर्ज कर रहे हैं, और मर्ज करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। सो दिस इज द स्टेजेस ऑफ द पाइपलाइनिंग यूनिट फॉर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46, the entire set of parameters including return address that is stored for procedure evocations is referred to। तो यहाँ पर इंटायर जो सेट ऑफ पैरामीटर्स हैं, है ना, हम बात कर सकते हैं अगर पैरामीटर्स, सारे पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम रिटर्न एड्रेस की बात करते हैं जो स्टोर करता है फॉर प्रोसीजर इवोकेशन को, तो यहाँ पर उसको हम क्या कह सकते हैं, स्टैक फ्रेम, है ना। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो एक स्टैक फ्रेम क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। तो इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर जो इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है ना, अबाउट द फंक्शन एंड प्रोसीजर इवोकेशन, ठीक है। तो अगर आप इसमें जब भी रिटर्न एड्रेस की बात करोगे, तो वो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो अपने फंक्शंस को कंप्लीटनेस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैक फ्रेम अपने आप में एक डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है, और इसीलिए हम इसमें कह सकते हैं कि आप इसमें रिटर्न एड्रेस को स्टोर करते हो, ठीक है। तो आपको बस इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। आपको मैच द कॉलम गिवन है, बुलियन लॉ दे रखा है और उसके एग्जाम्स दे रखे हैं। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले आता है एब्जॉर्प्शन लॉ। तो एब्जॉर्प्शन लॉ आप जानते हो कुछ भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आप जानते हो, देखो ए और ए बी और बी को एब्जॉर्ब कर गया, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, ए। तो मैं कह सकती हूँ कि ये एब्जॉर्प्शन लॉ का एग्जाम्स है
नाउ बाउंडेड लो, तो बाउंडेड लो क्या होता है, हमेशा आप ध्यान रखना कि क्या करता है, बाउंड करता है, मतलब एक बाउंड्री बनाता है। तो आप इससे आप वन को, अगर आप बाउंड्री बनाओगे तो आपको वन जैसा चाहिएगा, अगर आप जीरो जैसे से कोई बाउंड्री नहीं बना सकते। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हैं जस्ट फॉर ट्रिक, है ना। तो इससे आप इसको याद रखिए। आइडेंटिटी लो, आइडेंटिटी लो बोलता है, मैं इसको इस तरीके से याद रखती हूँ कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, मुझे चेंज नहीं करो। तो ए प्लस जीरो हमेशा ए देगा, मतलब उसको जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई डी से आई डोंट माइंड, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं। मैं हमेशा इसको ऐसे ही याद करती हूँ, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन लो आप क्या कह सकते हैं कि जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कि जैसे कि आपने ए है तो ए को बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर ए को आपने सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन, है ना। एब्जॉर्प्शन लो मैं आपको अगेन बता देती हूँ, एब्जॉर्ब कर रहा है ना। बाउंडेड लो मतलब क्या हो रहा है, एक बाउंड्री टाइप बना रहा है जिससे हम वन से ही बना सकते हैं। आइडेंटिटी लो हमेशा कहता है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, मेरे को कोई चेंज नहीं कर सकता। और डिस्ट्रीब्यूशन लो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का, विच इज, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट, इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। तो आप रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का कौन सा पार्ट नहीं होता है, तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा पार्ट होता है। तो फीचर को ट्रेसेबल टेबल पार्ट होता है, डिपेंडेंसी ट्रेसेबल टेबल दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, एंड इंटरफेस ट्रेसेबल टेबल। लेकिन पेज को ट्रेसेबल टेबल जो होता है वो रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना, यहाँ पर। तो पेज टेबल इज टिपिकली इज नॉट पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, इट डज नॉट रिलेट ट्रैकिंग और मैनेजिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। बट ये किससे रिलेटेड है, वेब पेज ट्रैकिंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम आर बेस्ड ऑन द ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम इनमें से कौन कौन सी हो जाएंगी, तो हमें बताना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, हम डायरेक्टली देख लेते हैं। आपको सिर्फ दो ही एल्गोरिथम है जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च को मानती है, विच इज प्रिंस और डिजिस्क्राम। प्रिंस एल्गोरिथम का यूज आप क्यों करते हो, मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए, है ना। और आप जो डिजिस्क्रा का यूज करते हो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, जो हम नोट्स में यूज करते हैं, ठीक है। और अदर्स की हम बात करते हैं तो आप जानते हो कि अगर हम यहाँ पर बोलते हैं क्रिस्कल की, तो क्रिस्कल इज ऑल्सो फॉर मिनिमम स्पैनिंग ट्री, बट इट इज नॉट यूज्ड ब्रेथ फर्स्ट सर्च, क्लियर है। डिजिस्क्रा हमने पढ़ लिया, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, है ना, ये भी हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, ठीक है। ग्रीडी एल्गोरिथम ये यूज नहीं करती है, ठीक है। ये डायनेमिक एल्गोरिथम यूज कर, डायनेमिक प्रोग्रामिंग ये भी बिल्कुल नहीं, है ना। तो इस टाइप से आप बोल सकते हैं कि सिर्फ हमारे पास दो ही एल्गोरिथम है जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च को यूज करती है, ठीक है। और क्रिस्कल तो डेप्थ फर्स्ट सर्च को यूज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन हमारा अब दे रखा है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे बोल रखा है, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ फायरवॉल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। तो आप जानते हैं कि फायरवॉल क्या करती है, फिल्टरिंग करती है किसको, इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क को, नेटवर्क ट्रैफिक को सिक्योरिटी रूल्स के हिसाब से। जो भी इनकमिंग मतलब आती है नेटवर्क वगैरह, तो उनको वो चेक करती है, अगर वो कुछ उसमें दिक्कत होती है तो वो उसको वहीं रोक देती है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको फायरवॉल कहते हैं। तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन, है ना। थैंक यू।